ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न नॉवेल। और लास्ट में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा हमने कवर किया था। और मॉडर्न ड्रामा आपको याद होगा हमने डिफरेंट पार्ट्स में कवर किया था, ऐसे ही है। जी सर। तो मॉडर्न नॉवेल भी, जो कि मॉडर्न नॉवेल है, तो इसके भी हमें इसकी भी ट्रीटमेंट वही देनी होगी, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट मांगता है ये। ड्रामा से ज़्यादा बड़ी ट्रीटमेंट हमें इसको देनी पड़ेगी। मॉडर्न नॉवल या नॉवलिस्ट जो है, इसको हम तीन हिस्सों, बड़े हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा एक इंट्रोडक्शन छोटा सा वो तो रहेगा सर। तो एंसेस्टर्स हम देखेंगे, जो मॉडर्न अर्ली मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं, या इनको आप एंसेस्टर्स कह लें, अर्ली मॉडर्न नॉवलिस्ट। फिर है ट्रांजिशनलिस्ट हैं, जो दरमियान में आते हैं। और फिर लेटर मॉडर्न नॉवल नॉवलिस्ट हैं, लेटर मॉडर्न नॉवल भी आप इसमें शामिल हो जाएगा। सो या इनका हमने नाम रख दिया द एंसेस्टर्स, द ट्रांजिशनलिस्ट एंड द मॉडर्न्स। तो इंट्रोडक्शन भी साथ है, वो छोटा सा इंट्रोडक्शन भी रहेगा। तो इंट्रोडक्शन को मिलाकर हम जो एंसेस्टर्स का एरिया अगर कवर करने की कोशिश भी करें तो आज होगा नहीं, तो लेंथी है ये पार्ट। जो अर्ली मॉडर्न नॉवल और नॉवलिस्ट हैं, उनकी तादाद थोड़ी ज्यादा है। ये भी सिलेक्टेड है, मोस्ट लीडिंग इंपॉर्टेंट जो हमने ऑथर्स दिए हैं, जिनमें एच.जी. वेल्स हमारे पास आते हैं पहले। इसको भी आप देख रहे हैं, हमने दो कलर दिए हैं क्योंकि हम इसके दो हिस्से करने जा रहे हैं। अर्ली जो मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं और या एंसेस्टर्स जो हैं, इनको भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करने की कोशिश करते हैं। आर्नल्ड बेनेट, एच.जी. वेल्स, हेनरी जेम्स, इन तीन ऑथर्स को हम आज करें। और साथ जो कि इंट्रोडक्शन ऐड है, इस वजह से ये पार्ट जो है ना इस तरह से होगा। जोसेफ कॉनरेड, रुडयार्ड किपलिंग, जॉन स्कैल्सवर्दी, ई.एम. फोस्टर को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। उसके अलावा जो हमारा बड़ी डिवीजन वो तीन होंगी, और उसमें दूसरी पार्ट या जो ब्रिज पार्ट है, जो ट्रांजिशनलिस्ट हैं, उसमें जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, एल्डस हेक्सली, डी.एच. लॉरेंस, इनको हम देखेंगे। और फिर मॉडर्न में कुछ और साथ नाम है लेकिन हमने यहाँ ऐड नहीं किए, लेकिन मोस्ट लीडिंग जो लेटेस्ट या लेटर मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं, या लेटेस्ट उसे आप कह लें, वो सोमरसेट मॉहम को हम देखेंगे। और उसके आगे फिर ज़ाहिर पोस्ट मॉडर्न एज ही बदल जाएगी। ये मॉडर्न नॉवेल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये है आज टेबल ऑफ द कंटेंट है, इसमें हम अपने पहले पार्ट्स को देखेंगे। उससे पहले यानी हम इंट्रोडक्शन दे देखेंगे, और फिर पहला पार्ट जो है एंसेस्टर्स में तीन बड़े ऑथर्स को देखेंगे। So this is the most important and popular literary medium in the modern times. Modern time में ये सबसे पॉपुलर डोमिनेंट जॉनरा बन के उभरता है, वो है नॉवल। It is the only literary form which can compete for the popularity with the film and the radio. ये नए सोशल मीडिया उस टाइम के सामने आ चुके थे, वो थे, और मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट भी सामने आ चुके थे। दो नए, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी आगे, और अब नॉवल को compete करना था ना सिर्फ ड्रामा के साथ, बल्कि पोइट्री के साथ, बल्कि फिल्म के साथ भी, और रेडियो के साथ। And it is in this form that a great deal of distinguished work is being produced. The publication of the new novel by a great novelist is received now. Here now means वो modern times की बात है, क्योंकि हम इस वक्त modern times के अंदर हैं, 20th century का आगाज हो रहा है। So the publication of the new novel by a great novelist is received now with the same enthusiastic response as a new comedy by Dryden and Congreve was received in the Restoration period. क्योंकि Restoration period एक कुछ लम्हे के ब्रेक के बाद दोबारा से एंटरटेनमेंट ओपन हुई थी, तो लोगों ने बहुत खुले दिल से और बहुत एंथुजियाज्म के साथ जो रेस्टोरेशन कॉमेडी को रिसीव किया था, एंटरटेन किया था, एंजॉय किया था। ड्राइडन और कॉन्ग्रीव का जो वर्क है, उसके लिए बहुत ज्यादा अटेंडेंस पाई जाती थी। एंड एज ए न्यू वॉल्यूम ऑफ द पोएम्स बाय द टेनिसन ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड में, टेनिसन के साथ भी यही हालत थी। टेनिसन और ब्राउनिंग के वर्क को भी काफी जो है वो इंतजार के साथ पढ़ा जाता था, बड़े शौक के साथ। तो उन दोनों से भी किसी हद तक बढ़कर न्यू जो नॉवेलिस्ट हैं, इनके काम को जगह मिलती है मॉडर्न टाइम्स के अंदर। हाल तो उनका कंपटीशन मूवी के साथ भी है, फिल्म एक नया यूनरा आ चुका है, वो कम्पीट कर रहा है, और रेडियो भी एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। इसके बावजूद
नॉवल वो इम्पोर्टेंट समझा जाता था और उसको बड़े शौक से उसका इंतजार भी किया जाता था और उसको पढ़ा जाता था। और पोइट्री जो बहुत ज्यादा डोमिनेटरी इस काफी हद तक वो अब अपनी वो हैसियत नहीं रखती थी। So poetry, which had for many centuries held the supreme place in the realm of literature, has lost that position. The supreme position, जो सेंट्रल पोजीशन, सबसे जो प्राइम जॉनर था लिटरेचर के अंदर वो पोइट्री कंसिडर होता है। लेकिन अब उसने उसकी जो सेंट्रल वैल्यू थी वो आके मॉडर्न टाइम में आके वो डिसेंटर्ड हो जाती है। इसकी सोशल पॉलिटिकल रीजंस हैं। अब मॉडर्निज्म में इसको कुछ हमने टच किया था कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बात प्रोज में कहना आसान है। Its appeal to the general public is now negligible and it has been obviously superseded by the fiction. The main reason for this change is that novel is the only literary form which meets the needs of the modern world. ठीक है, सिर्फ नॉवल ही है जो मॉडर्न मैन के माइंड के साथ एसोसिएट कर सकता था या उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता था। For poetry to be popular with the public, there must exist a basis in the individuals of the some common pattern of psychological reaction. ठीक है, पोइट्री आमतौर पे तभी ज्यादा मकबूल समझी जाती है, कहा जाता है क्रिटिक्स के यहाँ, कि जब सोसाइटी के अंदर कॉमन पैटर्न पाए जाए, जब एक कॉमन एक फिक्स्ड वर्ल्ड हो, एक स्ट्रक्चरलिस्ट वर्ल्ड हो, फिक्स्ड पैटर्न, गुड और इवल के कुछ फिक्स्ड जो है फिनोमिनल्स पाए जाते हो या एक्सेप्टेंस पाई जाती हो या पैटर्न एटलीस्ट फिक्स्ड हो, वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड हो। तो दिस इज द पॉसिबल ओनली इन ए सोसाइटी व्हिच इज इन स्पाइट ऑफ इट्स eternal disorder on the surface is dynamically functioning on the basis of the certain fundamental accepted values. तो विक्टोरियन एज जैसे कि एक्सेप्टेड वैल्यूज पे चलती थी, प्राइमरीली जो है ना वो एक्सेप्टेड वैल्यूज ही थी। सेंटर में जो प्रिंसिपल्स थे, जो वैल्यूज थी, उन पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था। और ऐसी टाइम के अंदर हम कह सकते हैं, या उससे पहले रोमांटिक एज, ऐसे टाइम पे हम कह सकते हैं कि पोइट्री जो है उससे उसको मीडियम के तौर पे यूज किया जा सकता है। So conflicting values. So this is the age of the disintegration and integration. The old values have been discarded and they have not been replaced by the new values. England of the today, and today here means that past time. Today, a society is no longer homogeneous. It is divided into different groups who speak different languages. ये homogeneous नहीं थी, heterogeneous society बन चुकी थी, और different groups से different लोग थे, multiculturalism develop हो रहा था, एक लिहाज से आप कह सकते हैं। और डिफरेंट क्लासेस, मैंने कहा था ना, जैसे लोअर क्लास में हमने देखा था वो पढ़ी लिखी हो गई थी और ऊपर आ रही थी, और उस पर इंग्लैंड ने कभी कोई उसकी तो बेस है ही नहीं थी, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी, इसलिए कि उसको वैल्यू, उसको प्रिंसिपल तो थे ही नहीं उस क्लास के अंदर कोई ऐसा फिक्स्ड, और लिहाजा मुआशरा जो है ना वो अब उसमें कोई फिक्स्ड वैल्यूज का सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है और डिसइंटीग्रेशन हो जाती है वैल्यूज। मीनिंग्स दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड इन वन ग्रुप आर नॉट अंडरस्टूड इन अनदर। और मीनिंग जो है कि वो अब फिक्स्ड नहीं रहे थे, वो एक ग्रुप के अंदर मीनिंग और था तो दूसरे ग्रुप के अंदर और था, और इस तरह एक क्लास के अंदर और बात समझी जा रही थी, दूसरे जगह पे जाए तो और समझी जाती थी। इवन एक्सेंट का डिफरेंस था, लैंग्वेज का डिफरेंस था, और एम्पायर डेवलप हो रही थी तो मल्टीकल्चरलिज्म भी जो है वो मेट्रोपॉलिटनिज्म में डेवलप हो रहा था। सिटी लाइफ वैसे भी कॉम्प्लेक्स और हेट्रोजनस हुआ करती है। So Western man is swayed by the conflicting intention, is therefore erratic and inconsistent in his behavior. It is difficult for him to choose between communism and capitalism. दोनों फोर्सेज एक दूसरे से टकरा रही थी। आजकल भी आपको पता है कम्युनिज्म और इनकी लड़ाई जो है वो चलती रहती है। Between belief in God and skepticism, कि स्केप्टिक बनना है, स्केप्टिसिज्म की तरफ जाया जाए या गॉड पे यकीन रखा जाए। साइंस एक तरफ कह रही थी गॉडलेस वर्ल्ड, एक जो है वो डार्विन की थ्योरी ने भी काफी नुकसान पहुंचाया था वो फिक्स क्रिश्चियन बिलीफ को, तो क्रिश्चियन का जो है वो बिलीफ सिस्टम है वो हिल गया था। सो कॉन्फिडेंस इन साइंस एंड फियर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब बिकॉज एवरी फील्ड इज रिडल्ड विद डाउट्स। और साइंस के अंदर भी प्रॉब्लम था और फियर था, जो वेपन जो है वो डेंजरस तैयार हो रहे थे, इंसान के सुसाइड की तरफ ही ना चला जाए ये भी सोचा जा रहा था। अब ये वो कॉन्फ्लिक्टिंग जो है वो पुल्स एंड पुशेस हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग थ्रेड्स हैं जो एक मॉडर्न मैन के अंदर चल रहे हैं, और इन जरूरियात को जो है वो क्रिटिक्स के यहाँ ये माना जाता है कि वो नॉवल जो है ना वो बेहतर तौर पे पूरा कर सकता है, क्योंकि एनालिटिकल अप्रोच है नॉवल, ये हमने इसका टाइटल बनाया इस बात को, इस पॉइंट को समझने के लिए। सो साइंस व्हिच इज प्लेड
are playing a predominant role today. And here today always mean that past time. Actually, text is taken from the book, so writer ने उसको today के तौर पे लिया. So which can insist on the analytical approach has also helped the novel to gain more popularity because the method of the novel is also analytical as opposed to the synthetical. तो अब अप्रोच एनालिटिकल हो चुकी थी. एनालिसिस कहते हैं, एनालिटिकल कहते हैं. आपका एनालिसिस करने का मतलब होता है कोई एक चीज जुड़ी हुई है. अगर आपके पास मोबाइल है तो इसका एनालिसिस क्या होगा, आप इसके सारे पार्ट्स अलग कर दें, इसको इसके पुर्जे अलग करते जाएं तो सारे पार्ट्स को अलग से देखें, तो ये एनालिसिस हो जाएगा इसका कि हर पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है. सिंथेटिकल अप्रोच होती है कि कलेक्टिवली ये क्या रोल, एक होलनेस जो है, एक कलेक्टिवली उसका क्या एक रद्द-ए-अमल है, क्या चीज है, क्या उसका मीनिंग है. अब अप्रोच जो है ना वो साइंस में एनालिटिकल हो चुकी है. आपका साइंस जो है वो चीजों को तोड़ तोड़ के एटम और एटम से भी अब तो नीचे जा चुकी है, तो छोटे छोटे पार्ट्स जो करके माइन्यूट लेवल पे उसको देखने की कोशिश किया जा रही है. जबकि उसके अपोजिट जो थीरीज, जो फिलोसफीज, जो रिलीजियस फिलोसफीज थी, या क्रिश्चियनिटी उस वक्त जो डोमिनेट थी उससे पहले जो क्रम्बल हो रहा था उनका बिलीफ आहिस्ता आहिस्ता, तो वो एक कलेक्टिव सिंथेटिक एटीट्यूड था टुवर्ड्स यूनिवर्स. वो यूनिवर्स को एक टोटलिटी में देखते थे और उसका एनालिसिस नहीं करते थे. इंडिविजुअल पार्ट समझते थे कि वो टोटलिटी का माइनर पार्ट है. So modern man also under the influence of the science is not only particularly interested in metaphorical expression, which is characteristic of poetry. Not particularly interested. अब जो इंसान है, जो साइंस के इन्फ्लुएंस की वजह से भी ऐसी चीजें सामने आ रही थी कि लोग जो हैं, मॉडर्न मैन जो है वो इंग्लैंड का, वो मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन में अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा. और पोइट्री आपको पता है मेटाफर्स ही होती है, उसमें सिंबलिज्म और मेटाफर ना हो ये बहुत मुश्किल की बात है. और इस मामले को सॉल्व करने के लिए इमेजिस्ट ने अपनी कोशिश की अपने सर्वाइवल के लिए कि वो एक अलग तरीके से जो है वो अपनी बात रख सके. He prefers the novel form because here the things are properly explained and clarified. नॉवल क्या करता है, नॉवल आपको जो है वो क्लियरली एनालिटिकल मोड के अंदर जाके प्रॉब्लम्स और इश्यूज को डिस्कस करता है. तो वो जो डाइवर्स प्रॉब्लम थे उनके ऊपर जो फिलोसफिकल अप्रोच थी, एनालिटिकल अप्रोच होती, वो आपको नॉवल के अंदर नजर आती है. और नॉवल जो है वो एक लिहाज से आपको सोशल विजडम प्रोवाइड करता है, जबकि पोइट्री आपको एम्बिग्विटी देती है. जब सोसाइटी के अंदर पहले से एम्बिग्विटी पाई जाती है तो लोग क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड करते हैं. ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन उन्हें कहाँ से मिल रही थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के बारे में डिफरेंट जो है वो ऑथर जो है वो प्रॉब्लम उनके सामने लेके आ रहे थे, वो नॉवल प्रोज की शक्ल के अंदर, जहाँ पे ज्यादा डीप मेटाफर ना हो बल्कि एनालिटिकल एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जाए सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के. यानी सोशल विजडम जो है वो डेवलप होगा, क्योंकि सोशल मैन अब डेवलप हो रहा था, या अब ये स्पिरिचुअल मैन की तरह इसको नहीं देखा जा रहा. क्योंकि देखिए हर आदमी ये सोचता था कि आज भी ये सोचता है, आज भी नॉवल आपको पता है ज्यादा डोमिनेंस है. आल्दो के मूवी और फिल्म जो है वो काफी एडवांस हो गई है, उसके बावजूद नॉवल जो है आज भी हिट जाते हैं और बहुत पॉपुलर होते हैं. और आज भी हर पढ़ा लिखा शख्स ये सोचता है कि मैं अगर इस बिजी लाइफ के अंदर जो हेड टू फुट आजकल मैकेनिकल बिजी लाइफ है, एक मशीनी जिंदगी गुजार रहा है इंसान, तो उसमें हर बंदा ये चाहता है कि वो एक ऐसी किताब पढ़े जिसको पढ़ने के बाद उसका सोशल विजडम पहले से बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुआशरे की अंडरस्टैंडिंग ही उसकी कामयाबी की जमानत है. और जितना वो सोशल अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ती जाती है उतना ही उसकी सोशल सक्सेस भी बढ़ती चली जाती है, ज्यादा अक्लमंद होता चला जाता है. और ये जो है ना, ये सोशल विजडम आपको वो नॉवल प्रोवाइड करता है. तो नॉवल जो है ना वो आपका एक एंटरटेनमेंट के अंदाज में अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आपके जहनों के पास डाल के आपको सोशली एजुकेट करता है. एक अच्छे नॉवल की ज़ाहिर बात हुई यहाँ. नॉवल अब एक रियलिज्म में चला गया, रियलिस्टिक नॉवल. इन द फर्स्ट प्लेस वी कैन से दैट द मॉडर्न नॉवल इज रियलिस्टिक एज अपोज्ड टू द आइडियलिस्टिक. बिल्कुल अब फैंटेसी नहीं थी. अब नॉवल के अंदर जो रोमांस जॉनरा है, इसके अंदर भी एक जॉनरा है जो फैंटेसी और कोई कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात को मुश्तमिल कहानियों की तरह जा सकते हैं. आज भी लिखी जाती हैं ऐसी कहानियां, आइडियलिस्टिक कहानियां जो होती हैं. इट इज रियलिस्टिक इन द वाइडेस्ट सेंस एंड ट्राइज टू इंक्लूड विद इन द लिमिट्स ऑफ द नॉवल ऑलमोस्ट एवरीथिंग. और नॉवल का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब कुछ ही हो चुका था. द मिक्स्ड एवरेज ह्यूमन नेचर एंड नॉट मेयरली वन साइडेड व्यू ऑफ इट. और नॉवल के अंदर हम ये भी देखते हैं कि डाइवर्स एटीट्यूड्स होते हैं और मल्टाई जो है वो वॉइसेस होती हैं, पॉलीफोनिक होता है नॉवल. और इस वजह से हमें डिफरेंट व्यूज और लाइफ के डिफरेंट फेजेस को हम एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. So modern novelists have continued this experiment still further and are trying to make the novel more elegant and flexible.
Under the influence of the Flaubert and the Turgenev, some modern novelists like Henry James have taken great interest in refining the construction of the novel so that there will be nothing superfluous, no phrase, paragraph, or sentence which will not contribute to the total effect. तो नॉवल में भी ये देखा गया कि सुपरफ्लूअस और एक्स्ट्रा चीजें नहीं होनी चाहिए, बड़ा फिक्स्ड होना चाहिए। और नॉवल का आप देखते हैं मॉडर्न नॉवल का साइज भी वो स्मॉल होता चला जाता है। विक्टोरियन नॉवल ज्यादा बल्कि थे क्योंकि वहां इररिलेवेंट सुपरफ्लूअस एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मिलाए जा चुके थे और एक्सप्रेशन जो है वो खामखा की कुछ डिटेल्स हुआ करती थी। फ्लॉबर का जैसे नॉवल मैडम बॉवरी हैं, वो आपने मेंशन हमने लास्ट टाइम भी किया था, और टर्जनीव जो है वो एक रशियन नॉवलिस्ट हैं, और फ्लॉबर्ट जो है वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है। तो इन दोनों ने मिलकर जो रियलिस्टिक नॉवल है उस खासतौर पर उसको स्टार्ट किया, जिसको हेनरी जेम्स ने जो है उसको इस्तेमाल किया, जो कि खुद अमेरिकन और इंग्लैंड के रहने वाले हैं। साइकोलॉजी और नॉवल पीस एक इमर्ज होते हैं। Moreover, the development of the psychology in the 20th century, एक न्यू जो साइंस इमर्ज हुआ, जैसे फ्राइड ने स्टार्ट किया था, फ्राइड ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, उससे पहले भी साइकोलॉजी पर काम हो रहा था, और एक न्यू ब्रांच इंसानी ज़हन को समझने की कोशिश हो रही थी, तो साइकोलॉजी डेवलप हुई, और साइकोलॉजी के साथ जो है ना फिर नॉवल के अंदर न्यू एक्सपेरिमेंट्स हुए। Has made men so curious about the motivation of their conduct. इंसान अब क्यूरियस ये था कि वो इंसान कोई काम है तो करता है तो क्यों करता है, ना सिर्फ हमें सोशल विजडम रिक्वायर्ड था कि सोसाइटी में इंसान का बिहेवियर कैसा है, कलेक्टिवनेस बिहेवियर हम कैसे होते हैं, सोसाइटी कैसे बनती है इंसानों के साथ, बल्कि ये भी जानना था कि इंसान का ज़हन कैसे काम करता है और उसके अंदर गहराइयों के अंदर मोटिव्स क्या हैं, वो इंसान हमेशा से जानना चाहता है। एंड दे फील इंटेलेक्चुअली फैसिनेटेड व्हेन राइटर एक्सपोजेस द इनर वर्किंग ऑफ द माइंड ऑफ द कैरेक्टर। अब जब कैरेक्टर के ज़हन के अंदर हम जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो हम दूसरे लोगों के ज़हन नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि ज़हन को एक्सपोज किया जाता है, मॉडर्न नॉवल के अंदर साइकोलॉजी की ये टेक्निक इस्तेमाल की गई, तो इससे लोग बड़े फैसिनेट हुए और बड़े एंटरटेन हुए। दिस इज पॉसिबल ओनली इन द नॉवल फॉर्म। डिटेल्ड माइंड की रिएक्शन, मोटिवेशन का एनालिसिस जो है सिर्फ नॉवल ही कर सकता है, पोइट्री में तो ये बात पॉसिबल नहीं थी, और स्टेज प्ले में भी ये बात पॉसिबल नहीं है, सिवाय वहां कुछ मोनोलॉग प्रेजेंट करने के, आप कुछ नहीं कर सकते। So in the second place, the modern novel is psychological. The psychological problem concerns the nature of the consciousness and its relation to the time. इन बातों को भी नॉवल ने डिस्कस किया है कि कॉन्शियसनेस क्या है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैसे बनती है, टाइम के साथ साइकोलॉजी का क्या ताल्लुक है। Modern psychology has made it very difficult for the novelist to think of the consciousness as moving in a straight chronological line from one point to the next. ठीक है, और साइकोलॉजी के अंदर ज़ाहिर ज़हन के अंदर जो टाइम है वो बिल्कुल एक्सटर्नल टाइम की तरह तो नहीं चलता, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो नहीं चलता। जहन में तो हम कभी भी पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर में चले जाते हैं, कभी प्रेजेंट में होते हैं, बहुत कम हम बल्कि प्रेजेंट में होते हैं। तो ये सारे जो है ना फिनोमेनन को समझा गया और इसको एक्सपेरिमेंट भी किया गया नॉवल राइटिंग के अंदर। To the modern novelist and the readers who look at consciousness in this way, the presentation of the story in a straight chronological line becomes unsatisfactory and unreal. जब ये चीज़ इंसान के सामने आई कि हम अंदर जो है ज़हन के अंदर तो वो टाइम को नहीं इस तरह से देते हैं, पास्ट प्रेजेंट हमारा सारा मिक्स हो जाता है, तो ये चीज़ें अब एक क्रोनोलॉजिकल लाइन की जो स्टोरी है कि एक बंदा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, एक्शन करता है, फिर उसके साथ उसकी डेथ हो गई, तो ये ऑर्डर ऑफ स्टोरी जो है अब जो है वो पुराना हो चुका था, और ऑब्वियसली लोग चाह रहे थे कि न्यू टेक्निक जो है वो उनके सामने आए, या नॉवलिस्ट भी चाहते थे कि न्यू अंडरस्टैंडिंग को न्यू नॉवल की टेक्निक में प्रेजेंट करें। तो इस वजह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक मॉडर्न नॉवल में पहली बार सामने आती है, एक नई चीज जो है। In literary criticism, stream of consciousness is a narrative mode or method that attempts to depict the multitudinous thoughts and the feelings which pass through the mind of a narrator। जो कहानी सुना रहा है, नरेटर है या करेक्टर है, उसके ज़हन के अंदर होने वाली थॉट्स, क्योंकि हमारे ज़हन के अंदर एक से ज्यादा थॉट्स एक टाइम पे चल रही होती हैं और इमोशंस उसके अंदर भी चल रहे हैं, उसको एज इट इज जो है वो कॉपी करना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है। It is commonly credited to William James, who used in 1890 in his The Principle of Psychology, stream of consciousness की phrase जो है वो कहते हैं, उन्होंने इसको फैशन दिया। In 1980, the novelist May Sinclair first applied the term stream of consciousness in a literary context when discussing Dorothy Richardson's novel Pointed Roofs। तो Pointed Roofs जो नॉवल है 1915 में आता है, जो डोरोथी रिचर्डसन ने लिखा, और इनके बारे में कहते हैं कि इनके जो नॉवल हैं अब वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल
का जिक्र वहां पे हमें मिलता है, इनके हवाले से नावल का जिक्र किया गया। द फर्स्ट वर्क इन रिचर्डसन सीरीज ऑफ 13 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स टाइटल्ड पिलग्रिमेज इज द फर्स्ट कंप्लीट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल पब्लिश्ड इन इंग्लिश। इसको समझा जाता है कि पहला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल है पिलग्रिमेज। However, in 1934, Richardson comments that Proust, James Joyce, Virginia Woolf were all using the new method, though very differently simultaneously. तो इन सारे authors के अंदर, जैसे Proust के अंदर, James Joyce के अंदर, Virginia Woolf में, ये सारे author simultaneously stream of consciousness टेक्निक को अपने novels के अंदर use कर रहे थे। The novelist claims complete omniscience and moves at once right inside the character's mind. ये omniscient प्रेजेंट राइटिंग स्टाइल है, जिसके अंदर जो नरेटर है, जो राइटर है या नरेटर की फॉर्म है, वो ना सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड को अच्छी तरीके से समझता है, बल्कि वो किसी भी किरदार के जहन में जाके उसके जज्बात, ख्यालात और थॉट्स को आपके सामने रख देता है। तो पहले तो एक्सटर्नल ओमनिशेंट राइटर तो होता था, अब एक इंटरनल वर्ल्ड का ओमनिशेंट राइटर भी हमारे सामने आ जाता है, जो एक जहन से दूसरे जहन की तरफ जा सकता है। Since the stream of consciousness novelist like Virginia Woolf believed that the individual's reaction to any given situation is determined by the sum of his past experiences. Virginia Woolf का ये ख्याल है कि इंसान का जो इंडिविजुअल रिएक्शन होता है किसी एक लम्हे के अंदर, असल में वो उसके जो पास्ट तजुर्बात का टोटल होता है। यानी जो भी इस वक्त आप हैं या मैं हूँ, वो मेरे पिछले जो है सारे मेरी जिंदगी के जो साल हैं उसके सारे तजुर्बात को सम टोटल करें तो वो इस वक्त की मेरी पर्सनैलिटी। It follows everyone is in some sense a prisoner of his own individuality. Prisoner of his own individuality. Everyone is. ऐसा लगता है कि हम अपनी जात के prisoner हैं और वहां पे हमारे सारे तजुर्बात की in totality जो sum करें तो वो हमारी personality बनती है। It therefore means that reality itself is a matter of the personal impression. इसका मतलब है हकीकत जो होगी, reality है, जो fact है, इसलिए वो आगे चल के हम देखते हैं ना, बार्ट जब कहता है कि there is no truth, only myth, वो यही है कि रियलिटी अब नहीं बल्कि ये पर्सनल इंप्रेशन है, रादर देन द पब्लिक सिस्टमैटाइजेशन एंड दस द रियल कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल इज इम्पॉसिबल। तो वर्जीनिया वुल्फ के नजर में रियलिटी जो है वो एक एक्सप्रेशन का नाम सिर्फ रह गया और इसी वजह से रियल कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल हो जाती है। एक इंसान दूसरे इंसान को शायद अपनी पूरी बात समझाने से कासर रहते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं बहुत ज्यादा इंसानों में गलतफहमियां जन्म लेती हैं, क्योंकि इंटेंशंस, मोटिव और पूरी तरह से इंसान को कब समझते। तो मॉडर्न जो नॉवेलिस्ट है, हमने कहा था हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और पहले हम एंसेस्टर्स को देखेंगे। द इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न नॉवेलिस्ट जो हैं वो डोमिनेट करते हैं अर्ली पार्ट के अंदर, द वेल्स, बेनेट, कॉन्वेंट, किपलिंग एंड फॉस्टर। तो इनमें से हम कुछ को देखते हैं और जो रह जाएंगे हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये एक प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए, ताकि आप समझ जाएं कि न्यू क्या डोमेन है और नॉवेल क्या कैसे जो है इसकी प्लेस क्या है, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है और इसके अंदर नई टेक्निक जो है वो कौन सी यूज हो रही है। तो नए नॉवेलिस्ट में हम देखते हैं सबसे पहले जो डोमिनेट करते हैं 1866 में पैदा होते हैं, 1946 का टाइम है, और ये हैं H.G. वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स इनका नाम है। Among the writer of the 20th century, Herbert George Wells was the greatest revolutionary, and like Bernard Shaw, he exerted a tremendous influence on the mind of his contemporary. जिसने बर्नार्ड शॉ ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है ड्रामा के जरिए से, कहते हैं H.G. वेल्स भी बर्नार्ड शॉ की तरह बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था। ये बर्नार्ड शॉ के साथ इसकी कुछ सिमिलैरिटी है, इसका साइंटिफिक माइंड होना, इसका फ्यूचरिस्टिक होना, इसका मिथ्स और रिलीजन और सुपरस्टिशन और डॉगमा के अगेंस्ट जाना, मुस्तकबिल की तरफ देखना, एक और पास्ट की खामखा की चीजों को रिजेक्ट करना, लोगों को साइंटिफिक एनालिसिस की तरफ लेके आना, ये सारी चीजें ऐसे लगता है कि H.G. वेल्स जो है वो बर्नार्ड शॉ है नॉवल के अंदर। So Wells was the first English novelist who had a predominantly scientific training and who was profoundly antagonistic to the classics. इसको क्लासिक्स, पुरानी चीजें, डॉगमा, इन चीजों को बिल्कुल लाइक नहीं करता था। ये लोगों को आगे की तरफ लेके जाना चाहता था, और ये इसकी वैसे भी बेसिक एजुकेशन साइंस और बायोलॉजी की साइंटिफिक ट्रेनिंग थी। He was an English writer, prolific in many genres. He wrote dozens of the novels, short stories, works of the social commentary, history, satire, biography, autobiography, सब कुछ लिखा है इन्होंने। वेल्स इज नाउ बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज साइंस फिक्शन, लेकिन आज जो लोग इसे जानते हैं, दुनिया जिसको जानती है, वेल्स ने लिखा तो सब बहुत तरह का लिटरेचर लिखा है,
सोशल लिटरेचर भी लिखा है और डोमेस्टिक लिटरेचर भी लिखा है, और लेकिन जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है इनका साइंस फिक्शन नॉवेल्स, विच इज समटाइम कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। इनको कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन आज आप नॉवल देखते हैं, ये सारे जो है ना इनकी इब्तिदा करने वाला शख्स जो है फादर कह सकते हैं। आल्दो फ्रैंकेनस्टाइन जो है मैरी शेली ने लिखा था, वो भी काफी हद तक साइंटिफिक है। आल्दो गोस्ट स्टोरी लिखने उसका पर्पस था, साइंस नहीं था, लेकिन उसे हम कह सकते हैं कि वो साइंस फिक्शन में आता है, लेकिन इसे फादर ऑफ साइंस फिक्शन हम कहेंगे एच.जी. वेल्स। He insisted that the classical humanism should be discarded in favor of the science and biology, and world history should take the place of Latin and Greek. तो अब ये इसका ख्याल था कि साइंस और टेक्नोलॉजी को अब जो जगह देनी चाहिए और पुराना जो है सारे नजरियात को तर्क, चाहे वो ह्यूमनिज्म की पुरानी नजरियात क्यों ना। Moreover, he had no respect for the accepted conventions which he criticized most ruthless. He was untouched by the sentiment and had no loyalty to the past. पास्ट के साथ, ट्रेडिशन के साथ, वो जो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट लिखा ना, जैसे कि टी.एस. एलियट ने, तो ये बिल्कुल ये लाइक नहीं कर रहा था और ये बिल्कुल रिजेक्ट करते थे सारे आइडियाज जो आपको जो है वो W.B. हीट्स के अंदर आपको नजर आते हैं। ये बिल्कुल उनके नजरियात को मानने को तैयार नहीं, उसको सीवियरली क्रिटिसाइज करता है, रूथलेसली। He was untouched by the sentiment and no loyalty to the past. With the result of that, he rejected what was hitherto considered sacred and part of the English cultural inheritance. कोई cultural inheritance नहीं, कुछ sacred नहीं, कोई past नहीं, ठीक है। यानी वो चीजें हैं, कोई मतलब ये वो है लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है। शेक्सपियर of the science fiction, एक और टर्म भी है। So during his own lifetime, however, he was most prominent as a forward-looking, even prophetic social critic who devoted his literary talent to the development of the progressive vision on a global scale. वो चाहता था कि फ्यूचर की तरफ देखा जाए, forward-looking person, past को इसलिए इसने at whole on one stroke जो है वो reject कर। So he is a futurist. He wrote a number of the utopian works and foresaw the advent of the aircraft. इनके कामों में हमें जो मुस्तकबिल की पेशीन गोइयां मिलती हैं, उनमें इसने अपने कहानियों में जो मेंशन करती थी अजीब गरीब चीजें उस जमाने में समझी जाती थी, लेकिन बाद में वो क्या चीजें, एडवेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, टैंक्स, स्पेस ट्रैवल, न्यूक्लियर वेपन, सैटेलाइट टेलीविजन, समथिंग रिजेंबलिंग विद वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो आप www देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम एक दूसरे से रब्ता करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए से, ये सारी चीजें इसने उनका विजन दे दिया था अपने फ्यूचरिस्टिक नॉवेल्स के। इस साइंस फिक्शन इमेजिन्ड टाइम ट्रेवल, एलियन इन्वेजन, इससे आगे भी दी हुई है, एलियन इन्वेजन हो जाएगी, वो अभी होनी है। एंड इनविजिबिलिटी, के इंसान गायब हो जाएगा, इनविजिबल इनका एक वर्ड। एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के तो हम बहुत करीब है कि जब अब तो जो है ना वो डीएनए चेंज कर दिया जाता है, बैक्टीरिया का डीएनए लेकर बायोटेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसको जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको गुड बैक्टीरिया में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो टेररिस्ट बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में जाके तबाही मचाता है, हम उसके डीएनए में आजकल तब्दीली की जा रही है और उसे गुड बैक्टीरिया में भी कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि वो जाके हमारे लिए फायदा करे, उल्टा हार्मफुल बैक्टीरिया को मारे हमारी तरफ। इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। इवन अब बहुत कुछ आपको पता है, वो क्लोनिंग भी आ चुकी है। सो ब्रायन एल्डस रेफर्ड टू द वेल्स as the Shakespeare of the science fiction, while American writer Charles Ford referred to him as a wild talent. तो इनको काफी प्रेज किया गया, ने शेक्सपियर ऑफ द साइंस फिक्शन भी कहा गया, ठीक है। लास्ट में इनके लिए हमने एक टर्म क्या देखी थी, फादर ऑफ साइंस फिक्शन, शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन, और रियलिस्ट ऑफ द फैंटास्टिक। इनके लिए एक टर्म एक और भी किसी ने यूज की थी, और रियलिस्ट ऑफ द फैंटास्टिक, जोसेफ कॉनरेड, टू हेल हिम इन 1898 as the realist of the fantastic. His most notable science fiction work include The Time Machine, इनका सबसे बड़ा काम है, और जोसेफ कॉनरेड की इनके लिए तारीफ भी है, और रियलिस्ट ऑफ द फैंटास्टिक कहा है इनको। टाइम मशीन जो इनका जो नॉवल आता है 1895, बिल्कुल टर्न ऑफ द सेंचुरी के अंदर, फिर धूम मच जाती है 20th सेंचुरी के अंदर, टाइम मशीन का आइडिया आ जाता है कि वक्त में हम सफर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा और फैसिनेट भी हुए होंगे, कभी इमेजिन भी किया होगा, और कभी पास्ट में मैंने कई बार जाना भी, मैंने भी चाहा है। तो टाइम मशीन जो है उसका आइडिया जो है वो एच.जी. वेल्स देता है आपको। विच वाज हिज फर्स्ट नॉवेल, द आइलैंड ऑफ द डॉक्टर मोरियो। उसके अलावा है द इनविजिबल मैन
जिसमें एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करता है और वो गायब होना शुरू हो जाता है। एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड उसके अलावा भी लिखा है। एंड द मिलिट्री साइंस फिक्शन द वॉर इन द एयर 1907 के अंदर आता है। वेल्स वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 4 टाइम्स। इनको मिला नहीं है, 4 दफा नॉमिनेशन इनको हुई। He was also an outspoken socialist। ना सिर्फ साइंस फिक्शन के बड़े अच्छे आथर थे, बल्कि जैसे मैंने आपको पहले बताया एंटी ट्रेडिशनलिस्ट थे, और ये जो डॉगमा है इसके बड़े सख्त खिलाफ थे। फ्यूचर की तरफ देखते थे, साइंस की तरफ मानते थे, साइंस का जो नैरेटिव है उसको मानते थे, और एक आउटस्पोकन सोशलिस्ट भी थे। फ्रॉम अ यंग एज ऑफन but not always at the beginning of the First World War, sympathizing with pacifist views। आईएसआईएसएन के व्यूज में ज़्यादा तब्दीली भी आई, पैसिफिस्ट थे, जंग के खिलाफ थे। वर्ल्ड वार में इन्होंने ये थॉट जो है वो स्प्रेड की कि जंग नहीं होनी चाहिए। His later works became increasingly political and didactic, and he wrote little science fiction। लेकिन एज बढ़ने के साथ एक अजीब सा काम हुआ एच.जी. वेल्स के साथ अपनी लास्ट एज के अंदर। सो हम ये स्लाइड पर थे, और रियलिस्ट ऑफ द फैंटास्टिक, जोसेफ कॉनरेड ने इनको कहा था, और हमने इनके फेमस साइंस फिक्शन नॉवेल्स की बात की, टाइम मशीन, द आइलैंड ऑफ द डॉक्टर मोरियो, द इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एंड द वॉर इन द एयर। और नोबेल प्राइज के लिए 4 बार नॉमिनेट भी हुए। और हमने इनके बारे में पढ़ा कि एक जो है ना वो आउटस्पोकन सोशलिस्ट भी थे और वर्ल्ड वार के अगेंस्ट भी थे। और लेकिन हम इनके टेम्परामेंट को नोट कर रहे थे, इनकी पर्सनैलिटी के अंदर, यानी कि लाइफ हिस्ट्री के अंदर एक चेंज को नोट कर रहे थे कि लेटर एज के अंदर इन्होंने जाके उनके जो वर्क्स हैं वो पॉलिटिकल और डायडेक्टिक हो गए साइंस फिक्शन की बजाय, और बाद में साइंस फिक्शन बहुत कम लिखा। वेल्स वाज अ diabetic and a co-founded the charity of the Diabetic Association known today as Diabetes UK। in 1934 में उन्होंने बुनियाद रखी थी। एक ये खुद भी डायबिटिक थे, शुगर के पेशेंट थे, तो उन्होंने एक डायबिटिक एसोसिएशन की बुनियाद भी रखी जो आज भी कायम है। 3 डिविजन्स हम इसके काम के कर सकते हैं। नॉवेल्स ऑफ द वेल्स fall into the 3 divisions। First, he wrote the scientific romances, या जिन्हें हम साइंस फिक्शन कहते हैं। Next, he tried his hand on the domestic novels with its emphasis on the character and the humor। And then, when he had gained sufficient fame as a writer, he wrote a series of the sociological novels in which he showed his concern with the fate of humanity as a whole। So, sociological novels, domestic novels, और साइंटिफिक नॉवल और साइंटिफिक रोमांसेस, ये इनके 3 बड़ी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनके वर्ड्स। साइंटिफिक, एज ए राइटर ऑफ द साइंटिफिक रोमांसेस आर साइंस फिक्शन, ये इनके लिए डबल नेम यूज होगा। वेल्स स्टैंड्स अनराइवल्ड, कोई मुकाबला नहीं था, इन्होंने एक नया जॉनरा स्टार्ट किया था, कोई इस फील्ड में लिख ही नहीं रहा था। अनराइवल्ड थे। दे आर द मास्टरपीसेस ऑफ द इमेजिनेटिव पावर। ही लुक्स एट लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम ए हायर लेवल ऑफ by projecting himself to the distant standpoint, to the moon, to the future, the air, another planet। वो कितनी इमेजिनेशन वाइड करने वाली बात है जब ऐसा लगता है कि मून से जमीन को देख रहे हैं, या दूसरे प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। टाइम और प्लेस दोनों को इन्होंने उसको क्रॉस करके इमेजिनेशन में ही आगे जाते हैं। In these romances, Wells has shown an extraordinary ability to look into the future, and many of his predictions have proved to be true। जैसे हमने पढ़ा है अभी स्टार्ट में भी, इनकी बहुत सी प्रोजेक्शन जो है, प्रेडिक्शंस जो हैं और प्रोजेक्शन, वो दोनों वो बाद में सही साबित होती है। टाइम मशीन जो है वो प्रोड्यूस होता है 1895 के अंदर। इज फर्स्ट साइंटिफिक रोमांस इन विच द हीरो इन्वेंट्स अ टाइम मशीन व्हिच enables him to accelerate the time conscious जो है, and project himself into the future। वो मशीन बनाता है और फिर मुस्तकबिल की दुनिया में चला जाता है। Here is also described in a most vivid manner the grim picture of the earth divided between a master race and their resentful selves। और फ्यूचर में वो देखते हैं कि दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, एक मास्टर रेस है और एक उनके सेल्फ्स है, the Morlocks belonging to the sub race। तो इस नेक्स्ट नॉवल जो है इसको बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। The War of the Worlds deals with the theme of the invasion of the earth by the people living on the planet Mars। The War of the Worlds में मार्स के लोग जो हैं
प्लानेट के लोग जो हैं वो जमीन पे हमला कर देते हैं. They spread destruction by the use of the death ray, but they are ultimately defeated on account of their lack of immunity from bacteria. और मजे की बात है, उनके पास एक डेथ रे है, वो एक डिवाइस है जिसके जरिए सब लोगों को मार डालते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इंसानों से डिफीट नहीं करते. मार्स के लोग जो हैं उनकी डेथ होती है बैक्टीरिया के हाथों. इन दिस वे द अर्थ इज सेव्ड. मजे की बात है, वही बैक्टीरिया जिनके खिलाफ हम दिन रात लड़ते रहते हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, मार्स के लोगों में इम्यूनिटी नहीं होती और बैक्टीरिया उन्हें मार डालते हैं सब. Other scientific romances में देखिए, other scientific romances written by the Welsh are The Island of the Dr. Moreau, When the Sleeper Wakes, and The First Man in the Moon, and The Food of the Gods, 1904 के अंदर आते हैं. These were the most exciting scientific thrillers which ever appeared in English fiction, and in them Wells anticipated various forms of warfare, including the atom bomb. Even atomic जो war है, इस किस्म के bombs और weapons, dangerous weapons का तस्करा भी इन्होंने अपने साइंटिफिक रोमांसेस या साइंस फिक्शन नॉवेल्स के अंदर किया है. उसके बाद इनकी दूसरी फॉर्म है डोमेस्टिक फिक्शन. फ्रॉम डोमेस्टिक रोमांसेस वेल्स देन टर्न टू द डोमेस्टिक फिक्शन. फैंटास्टिक रोमांसेस से डोमेस्टिक की तरफ आते हैं. ही वाज थॉरोली फेमिलियर विद द लाइफ इन लंदन सबर्ब्स व्हिच ही डिस्क्राइब्ड विद एंथुसियाज्म इन किप्स, इनका जो नॉवेल है. और ये किम से अलग है. यहाँ पे आप थोड़ा सा किम की तरफ हो सकता है आपका ख्याल है किम, लेकिन हमने शायद अभी पढ़ा ही नहीं, आगे पढ़ा होगा मैं. अ कॉमेडी ऑफ द क्लास इंस्टिंक्ट्स, इसके बारे में. दिस नॉवेल इज फुल ऑफ द सैटायर एंड ह्यूमन टिपिकल ऑफ द वेल्स. ह्यूमर जो है इसके अंदर. इन टोनो बंगे Wells gives a most remarkable picture of the distinct digression of English society in the later 19th century and advent of the new rich class. तो क्लास सोसाइटी और किसी हद तक ये सोशलिस्ट नजरियात रखते थे, इसलिए जो है वो स्परबेरिया के जो गरीब लोग हैं, जो सोशली जो है वो डिसएडवांटेज क्लास होती है, उनके लाइफ के बारे में इन्होंने ज्यादा लिखा और रिच क्लास का डोमिनेट और एक्सप्लॉयटेशन को भी हाईलाइट करते हैं. इन एना वेरोनिका व्हिच इज अ फुल ऑफ द लेंथी स्टडी ऑफ द मॉडर्न यंग वुमन, इसके बारे में देयर इज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश फिक्शन एट फ्रैंक एंड ओपन ट्रीटमेंट ऑफ द सेक्स रिलेशनशिप. एना वेरोनिका के अंदर ये डीलिंग करते हैं. In Love and the Mrs. Lewisham and the History of the Mr. Polly, Wells gives a realistic, humorous, and sympathetic studies of the lower middle class life, with which he was quite familiar. Lower middle class के ही मसाल को ज्यादा सामने रखा है, और ये जो वर्क्स आपके स्क्रीन पर डोमेस्टिक फिक्शन के लेबल के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, डोमेस्टिक फिक्शन से बिलोंग करते हैं, जो इन्होंने लेटर एज में डेवलप किया था. ये टेस्ट जो है सोशल प्रॉब्लम्स ज़रा उन्होंने हाईलाइट किए हैं. By this time, Wells had gained great reputation as a writer. He then started a series of the novels dealing with the great social problems confronting the men of his time. अभी इनका तीसरा जो जॉनरा है, तीसरा जो टेस्ट है, वो सोशल प्रॉब्लम की तरफ है, डोमेस्टिक से. This series include the new Machiavelli, इनका जो प्ले है, which is a study of the political and sociological creeds in the guise of a biography. अंदाज में ये सोशियोलॉजिकल जो क्रीड्स हैं, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उस टाइम के, इंसानों के कलेक्टिव जो मसाइल हैं उनको भी ये सामने करते हैं. मिस्टर ब्रेकलिंग सीज इट थ्रू स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द पीपल, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको ये कवर करेंगे यहाँ. द अनडाइंग फायर विच इज अ रिलीजियस एंड सैटिरिक फैंटेसी. एंड मिस्टर ब्लेट्सवर्दी ऑन रैमपोल आइलैंड एंड द ऑटोक्रेसी ऑफ मिस्टर पारम 1930 के अंदर एन अटैक ऑन कैपिटलिज्म. जो कैपिटलिज्म जमाने में डेवलप हो रहा था, उसमें तो उसकी जो नेगेटिविटी है वहां पे उसको एक्सपोज करते हैं. Wells believed that the human civilization can survive only if the people discipline their instincts by the means of reason. ये चाहते हैं कि साइंस का जैसे कॉन्सेप्ट है, तो रीजन के जरिए से ये जा रहे हैं कि अपने आप को डिसिप्लिन किया जाए, अपने इंस्टिंक्ट्स को भी काबू किया जाए. His greatest weakness was that being too much scientific minded, he lacked spiritual wisdom. जो उन पे क्रिटिसिज्म है वो यही है कि इनके स्पिरिचुअल विजडम हमें इनमें नजर नहीं आता. टू मच साइंटिफिक है, टू मच रीजन को लेके आते हैं, साइंस को लेके आते हैं. He was undoubtedly the most intellectual of the ancestors of the modern art. उनमें ये समझा जाता है, उनको एक जायंट थिंकर हैं शुरू के नॉवेलिस्ट में. अब हम अगले ऑथर की तरफ जाएंगे. जैसे आपको पता है हम सिर्फ 3 ऑथर कवर करेंगे, अब दूसरे की तरफ जाएंगे. Arnold Bennett, born in 1867, died in 1931.
Unlike Wells, Bennett was more concerned with the craft of fiction and was not disposed to the preach in his novels. ज्यादा इनका ध्यान ये था कि फिक्शन और राइटिंग और क्राफ्ट के बारे में ज्यादा फोकस किया है देन कंटेंट से. That is why during his time he was the most popular novelist. He looked at the world as a spectacle and recorded in his novels his impression with complete detachment. ठीक है, मुकम्मल तौर पे जैसे डिटैच होके ऑब्जेक्टिव वे में जैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये भी रियलिस्टिक एक अप्रोच है. फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द फ्रेंच नॉवेलिस्ट मॉपसांट, जिनका फेमस वर्क नेकलेस आपने शायद पढ़ा होगा, फ्लोबर्ट, बैल्जिक है. He aimed at recording life, its delight, indignities, distresses, without conscious intrusion of his own personality between the record and the reader. ऐसा लगता है ये ऑब्जेक्टिव वे में जैसे खुद को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव को रिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है टीएसएलएटी, उसकी तरह बिल्कुल अपने आप को बाहर निकाल के ये बिल्कुल वाकयात को रिकॉर्ड करते नजर आते हैं. जैसे कि फ्रेंच ऑथर जो हैं मॉपसां हैं, नेकलेस के ऑथर जो हैं, और फ्लोबर्ट है, मैडम बॉवरी, और बेल्जिक जो हैं, इनका भी एक नॉवेल है जो मैंने पढ़ा है, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, वेरी सुन आई टेल यू. तो उनकी तरह ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो पोर्ट्रेट करते हैं. नॉवेल्स ऑफ द बेनेट देखा जाए एज ए कॉपीस्ट ऑफ लाइफ, इसी वजह से कहा जाता है. ऐसा लगता है ये कैमरा इनके हाथ में, बस पिक्चर बनाते जा रहे हैं, कॉपी करते हैं बिल्कुल लाइफ को. एंड ओनली इनडायरेक्टली डिड ही प्ले द रोल ऑफ ए कमेंट्री एंड इंटरप्रेटर और एन अपोलॉजिस्ट. अगर करें भी अपनी बात तो बिल्कुल वो एक ऑब्जेक्टिव वे में करते हैं. Bennett wrote the three most popular novels: The Old Wives' Tale, 1908 में आता है, Clayhanger and Rice Man's Steps, which place him high among English novelists. His other novelists are Buried Alive and The Card, which are first-rate humorous characters novels, and The Grand Babylon Hotel, which provides good entertainment. So, though Bennett had confined himself to a small area of the Five Towns, he sketches in these novels social and historical background with considerable skills. तो सोसाइटी की जो है ट्रू पिक्चर एक ऑब्जेक्टिव वे में ये अपने कुछ नॉवेल्स में प्रेजेंट करते हैं, जिनमें से हम 3 ये नॉवेल हैं आपके पास और 3 नीचे जो हैं लेस फेमस नॉवेल हैं, तो 6 टोटल नॉवेल है. तीसरे हमारे पास नॉवेलिस्ट हैं जी हेनरी जेम्स. Was born in 1843 and died in 1916. Henry James was one of the more important elder novelists. Was an American naturalized in England. ये भी बिल्कुल टी.एस. एलियट की तरह अमेरिका में पैदा होते हैं और फिर टी.एस. एलियट की तरह ही इंग्लैंड में जाके बसते हैं लास्ट एज के अंदर. It was perhaps because of his foreign origin that Henry James was untouched by the pessimism of the age. इंग्लैंड के अंदर एक पेसिमिज्म की एक फजा थी, एक जो नॉस्टैल्जिया था पास्ट का और पेसिमिज्म था प्रेजेंट के अगेंस्ट. Whereas almost all his contemporaries who tried to investigate the human mind showed unmistakable sign of depression. हेनरी जेम्स में हमें वो नहीं मिलता क्योंकि उनका आउटसाइडर का व्यू है, एटलीस्ट जो है जो वेस्टर्न जो है वो यूरोपियन माइंड है. In his earlier novels such as The Europeans, उन्होंने लिखा, Henry James is chiefly concerned with the clash between the American and European mind. इसलिए जो कि ये एक कल्चर से दूसरे कल्चर को में गए थे और दोनों कल्चर को इन्होंने तकाबली जायजा लिया था, उसको समझा था, तो इन्होंने द यूरोपियंस नॉवेल्स के अंदर जो है वो क्लैश को मौजू बनाया, अमेरिकन और यूरोपियन माइंड का जो क्लैश है. द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी उनका एक वर्क है. सो ही इज बेस्ट नोन ऑफ हिज नॉवेल्स डीलिंग विद द सोशल एंड द मैरिटल इंटरप्ले बिटवीन एमिग्रेंट अमेरिकन्स एंड इंग्लिश पीपल एंड कॉन्टिनेंटल यूरोपियंस. तो इस तरह दो कल्चर जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अक्सर इनके कामों में हमें नजर आते हैं, जो एमिग्रेंट्स हैं उनके जो मसाइल हमें नजर आते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच नॉवेल्स इंक्लूड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड द एम्बेसडर्स एंड द विंग्स ऑफ द डव. ये इनके फेमस नॉवेल्स हैं, इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर ये फोकस करते हैं. His later works were increasingly experimental in describing the internal states of the mind and the social dynamics of his character. James often made use of a style in which ambiguous or contradictory motives and impressions were overlaid or juxtaposed in the discussion of the character's psyche. For their unique ambiguity as well as for the other aspect of their composition, his late works have been compared to the impressionistic painting. Sometimes इनके वर्क को हम impressionistic painting में भी देखते हैं क्योंकि ये अक्सर characters के जो है ना वो उनके ज़हन की अंडरस्टैंडिंग को प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने ये भी अर्लीस्ट लोगों में आ जाते हैं जिन्होंने जो साइकोलॉजिकल नॉवल या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश की.
He was also nominated for the Nobel Prize. इनको भी नोबेल प्राइज नहीं मिला H.G. Wells की तरह, लेकिन नॉमिनेट थे. His novella, The Turn of the Screw, has garnered a reputation as the most analyzed and ambiguous ghost story in the English language and remains his most widely adopted work in other media. तो इन्होंने एक ghost story भी लिखी है. He also wrote a number of the other highly regarded ghost stories and is considered one of the greatest masters of the field. यानी ghost stories में ये master समझे जाते थे हेनरी जेम्स में. James published articles and books on of criticism, travel, biography, autobiography, and plays. तो इन्होंने जो है critical books भी लिखी हैं, articles भी लिखे हैं different subjects के ऊपर. Born in the United States, James largely relocated to the Europe as a young man. United States में पैदा होने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा सा मेंशन किया, इन्होंने relocate किया है himself को यूरोप के अंदर, and eventually settled in England, becoming a British citizen in 1915, a year before his death. बिल्कुल मरने से एक साल पहले इन्होंने एक officially, formally citizenship जो ले ली. James was nominated for the Nobel Prize in Literature in 1911, 1912 में, 1916 में भी 3 बार इनको nomination किया. कोई लेकिन नहीं फॉर्चुनेट रहे इतने कि मिल जाता. Some other novels of the Henry James देखते हैं. In his next important novel, What Mess Knew, 1897 में published होता है. He gives an exquisitely delightful picture of the young American girls brought up in the sentimental Victorian surroundings and introduced to a modern society entirely devoid of sentiment. वही जैसे इनका अक्सर थीम है कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में आने वाले लोगों को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है उसको ये मौजू बनाते हैं. His later novels also deal with similar simple situations pregnant with the most complex psychological effects. The Golden Bowl, 1905 में अंदर, is another good work. The love for antique, beautiful things which the American millionaire exhibits in the character is the theme of Henry James. 2 other novels, The Spoils of Quentin and The Sense of the Past, ये इनमें भी हमें ये थीम नजर आता है. हेनरी जेम्स के नॉवल भी कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल नॉवेल्स थे. Some main contribution of the Henry James to the technique of the story unfolds itself completely in the mental plane. ये उन अर्लीस्ट नॉवेलिस्ट में आते हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है वो ज़हन को एक्सपोज करके साइकोलॉजिकल नॉवेल्स को प्रैक्टिस किया. The reader is permitted only vague glimpses even of what the character thinks. Thus, James transferred to the psychological novel the method of the detective novel. The later psychological novelists like Virginia Woolf, James Joyce were greatly influenced by the Henry James style as well as the indirect technique of narration. जो इन्होंने टेक्निक ऑफ नरेशन यूज की थी, जो ज़हन के अंदर जाके चीज़ों को डिस्क्राइब किया था, उस ट्रेंड को आगे डेवलप किया है वर्जीनिया वुल्फ. जेम्स जॉयस ने तो बहुत कमाल दर्जे पे इसको यूज किया है, इस तरह की टेक्निक ऑफ राइटिंग को. तो बस इसके बाद ये पार्ट यहाँ पे हम एंड करते हैं. इसके पार्ट 2 में हम नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट नॉवेलिस्ट की तरफ.